करता बंधु एवं भगिनी, आज का विषय कार्यकर्ता है। लेकिन ये विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि यह जो विषय है वह अभी मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि वह हिंदी में करना है। वैसे मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, मैं मराठी भाषी हूँ, मेरी उतनी अच्छी हिंदी नहीं है। लेकिन मैंने अभी मामूली जी से कहा भी कि ये सभी श्रोतागणों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर ये अत्याचार होगा। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सहन कीजिए मुझे और जो कुछ बातें शायद मैं पूरी तरह से हिंदी में व्यक्त ना कर सकूं, उसके लिए महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता है उनसे बाद में आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले कार्यकर्ता इस विषय के बारे में जब बात होती है तो सर्वोच्च बिंदु जो है वो जिन्होंने इस संगठन का प्रारंभ किया वो माननीय दत्तोपंत जी। कार्यकर्ता जो पुस्तक है उसे संघोपनिषद कहा जाता है, यानी जो उपनिषद है, संघ का उपनिषद। तो मुझे शायद आप सभी ने उस पुस्तक को, उस उपनिषद को पढ़ा ही होगा। अगर जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है तो मैं सबसे पहले ये विनती करना चाहता हूँ कि आप कार्यकर्ता माननीय दत्तोपंत जी की ये किताब है उसे जरूर लीजिए और उसे पढ़िए। बहुत ही ज्यादा हर कार्यकर्ता ने पढ़ना चाहिए ऐसी किताब है। कार्यकर्ता इस विषय के बारे में शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम सब स्वयं सेवक है। तो स्वयं सेवक अगर हम है तो स्वयं सेवक का मतलब क्या है, किसे कहा जाता है स्वयं सेवक? माननीय दत्तोपंत जी के शब्दों में अगर कहा जाए, जो सुसंस्कारित हिंदू है वह स्वयं सेवक है। तो सुसंस्कारित हिंदू यह एक सुसंस्कारित शब्द हुआ, लेकिन इसके अंदर हम जब देखेंगे तो ये बहुत बड़ा शब्द है। हमें आत्मपरीक्षण के लिए ये प्रेरित करने वाला शब्द है, सुसंस्कारित हिंदू। जिस पर समझने के संस्कार हुए हैं वह सुसंस्कारित हिंदू है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं इस पूरे समाज का अंग हूं, ऐसा जिस हिंदू को लगता है वह सुसंस्कारित हिंदू है और वही स्वयं सेवक है। तो कार्यकर्ता होने से पहले हम स्वयंसेवक है, तो हमें हमेशा इस स्वयंसेवक शब्द के बारे में आत्मपरीक्षण करते रहना चाहिए। भले हम 1 साल से काम में है या हम 40 सालों से काम में है, यह प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। हमारी संघ आयु या अपने क्षेत्र में, अपने संगठन में हम काम कर रहे हैं, कितने ही सालों से हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आत्मपरीक्षण हमेशा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। हमेशा हम दूसरों का परीक्षण करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता वही सच्चा होता है जो खुद का परीक्षण सबसे पहले करे। एक सामान्य में देखा जाए तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है पूर्ण रूपेण ध्येयवादी। इस शब्द में ही आपको समझ में आता है कि पूर्ण रूपेण ध्येयवादी का मतलब क्या है, कि जो कार्यकर्ता ध्येय से प्रेरित है, जो संगठन का उद्देश्य है, जो ध्येय है, जिसके लिए हम सब कार्य कर रहे हैं, तो उस ध्येय के लिए पूरा प्रेरित है। वो खुद स्वयं रहता ही नहीं है, वो पूर्ण रूपेण ध्येयवादी होता है। इसका मतलब संगठन में वो इतना डूब जाता है कि उसका खुद का अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहता। वो है पूर्ण रूपेण ध्येयवादी। और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो होते हैं पूर्ण रूपेण व्यक्तिवादी। माननीय दत्तोपंत जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से इस दोनों कंसेप्ट को बहुत क्लियर किया है।
पूर्ण रूपेण व्यक्तिवादी कौन होते हैं? जो सबसे पहले स्वयं को रखते हैं, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मुझे क्या मिलने वाला है, मेरी उन्नति कैसे हो सकती है, मेरी पेपर में फोटो कैसे छप सकती है, मेरा नाम कैसे आ सकता है। काम किसी ने भी किया है लेकिन श्रेय मुझे मिलना चाहिए, ये होते हैं पूर्ण रूपेण व्यक्तिवादी। सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये दोनों तरह के जो कार्यकर्ता होते हैं वो समझ में आते हैं, या जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता है जो, तो वो समझ सकते हैं देखने के बाद। आपने अगर 20 साल 30 साल काम किया है संगठन में, तो आपको एक 10-15 मिनट उससे अगर गपशप लड़ाते हो आप, तो आपको समझ में आता है कि ये इन दोनों में से कौन सा कार्यकर्ता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आ सकता है। लेकिन जो समस्या है वो है तीसरे तरह के कार्यकर्ता। वो तीसरे तरह का कार्यकर्ता खुद को, स्वयं को पूर्ण रूपेण ध्येयवादी तो समझता है, उसे वैसे लगता है कि वो ध्येयवादी है, लेकिन अगर अंतर्मन से देखा जाए और कुछ कारणों से धीरे 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 वह पूर्ण रूपेण व्यक्तिवादी होते 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 चला जाता है। वो थोड़ा सा ध्येयवादी भी होता है, थोड़ा सा व्यक्तिवादी भी होता है। तो ये जो तीसरे तरह का जो कार्यकर्ता होता है वह समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो दिखते वक्त अगर आप थोड़े बात करोगे तो आपको नहीं कहा कि ध्येय से प्रेरित है, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो वो श्रेय लेता है, उसका पेपर में फोटो आए ऐसी व्यवस्था करता है, और ऐसे सभी बातें जो उस व्यक्तित्व को ज्यादा प्रभावशाली बनाए, ज्यादा उसको सब जगह वो दिखे, इस हिसाब से वो कार्य करता है। लेकिन वो उसे खुद को भी पता नहीं होता है कि वो व्यक्तिवादी की तरफ मोड़ रहा है, और इसीलिए 20 साल 30 साल 40 साल काम करने के बाद भी हमें निरंतर यह आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि मैं गलती से भी ये पूर्ण रूपेण व्यक्तिवादी की तरफ क्या मैं जा रहा हूं। और ये केवल तभी संभव है जब हम हमेशा अपना आत्मपरीक्षण करते रहेंगे। और कार्यकर्ता का ये स्वभाव होना चाहिए कि वो आत्मपरीक्षण हर, जब रात में हम सोते हैं तो उससे पहले एक बार सोचना चाहिए कि कार्यकर्ता हिसाब से मैंने आज दिन में जो किया है क्या वो सही है, क्या यह करना चाहिए था, इसका चिंतन मनन विधिध्यासन ये सब होना चाहिए, आपको परीक्षण होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की विशेषताएं अगर देखी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसको अपने संगठन का ध्येय, अपने संगठन का उद्देश्य उसको पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए, और केवल भौतिक रूप से ज्ञात नहीं होना चाहिए, वो सूत्र रूप से हमें बताया जाता है हमारे अधिकारियों से कि संगठन का ध्येय क्या है, संगठन का उद्देश्य क्या है। लेकिन वो सूत्र रूप में जो बताया जाता है वह आम जिंदगी में, रोज की जिंदगी में, रोज जब हम संगठन में काम करते हैं उसमें वो सूत्र जैसे कि वैसे नहीं बैठते हैं। अगर उन्हें उस तरीके से बैठना बिठाना है तो हमें उस ध्येय का, उस उद्देश्य का, जो हमारे अधिकारियों ने हमें उसके सूत्र जो बताए उसका मनन, चिंतन, विधिध्यासन ये हमेशा होना चाहिए। और उन सूत्रों का अगर हम चिंतन करते हैं तो ही हम रोज की अपनी जिंदगी में, रोज के संगठन के, रोज के काम में उन सूत्रों का इम्प्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ध्येय और उद्देश्य कार्यकर्ता को पता होना चाहिए। और एक बात कि संगठन का ढांचा हमें पता होना चाहिए, हर कार्यकर्ता को पता होना चाहिए। अखिल भारतीय स्तर से जिला इकाई या उससे भी नीचे अगर इकाई में हमारा काम है तो पूरा ढांचा हमें पता होना चाहिए कि ये ढांचा कैसा है, अखिल भारतीय स्तर पर क्या होता है,
कौन से आयाम है, क्योंकि हमें किसी एक आयाम का दायित्व भले ही मिला होगा, लेकिन हम जब समाज में जाते हैं तो पूरा संगठन अगर हमें पता है, तो सामने जब कोई व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति हमारी संगठन के कौन से ढांचा में बैठ सकता है, यह उस व्यक्ति से मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद, कुछ संवाद करने के बाद ये हमें पता चलेगा। इसलिए संगठन का पूरा ढांचा हमें पता होना चाहिए। उसके अखिल भारतीय स्तर क्या है, क्षेत्र स्तर क्या है, प्रांत स्तर क्या है, विभाग स्तर क्या है, जिला स्तर क्या है, या नीचे मंडल स्तर क्या है। तो तभी हमें कार्यकर्ता मिल पाएंगे अगर समाज में जो है उन्हें हम जान सकते हैं, और उनको जानने के बाद उनकी रुचि किस क्षेत्र में है वो अगर हमें पता चलता है, तो रुचि हमारे संगठन में वो कहाँ बैठ सकता है। मुझे आयाम कोई दिया है और मैं उस आयाम का प्रमुख हूँ, इसलिए कार्यकर्ता केवल मेरे आयाम का ही मुझे ढूंढना है, यह सोच सीमित सोच है। हमारे पूरे संगठन में मुझे यह व्यक्ति समाज में मिला है, उसमें कुछ खूबियां है, कुछ अच्छे गुण है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता मेरे संगठन में अगर आने वाला है या मुझे उसे लाना है, तो मैं उसे किस आयाम में बिठा सकता हूँ। ये हमें अगर पता नहीं है तो उस कार्यकर्ता को अपने संगठन के काम में हमें लाना मुश्किल होगा। सभी को पता है हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे उपक्रम होते हैं, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जिसके कार्यक्रम और उपक्रम नहीं है। अभी तो संघ शताब्दी का वर्ष शुरू हो रहा है, अभी थोड़ी 4 दिन बाकी है। तो हर संगठन में संघ शताब्दी के दृष्टिकोण से मेरा संगठन या मेरा काम या मुझे जो आयाम दिया है, मेरा जो दायित्व है, वो सर्वोच्च कितने स्तर तक मैं लेके जा सकता हूँ, इस हिसाब से इस आने वाले वर्ष में हमें उसकी एक मैक्सिमम लिमिट, महिला सदगढ़ मराठी में बोलते हैं, तो वो हमें तय करना है। तो वो कैसे तय हो सकता है? उसके लिए तो इतने सारे उपक्रम है, इतने कार्यक्रम है, काम है, तो ये कार्यकर्ता के सिवा ये हो नहीं सकता। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कार्यकर्ताओं की एक अच्छी टोली होनी चाहिए, बड़ी टोली होनी चाहिए। तो वो टोली तैयार करना ये कार्यकर्ता का सबसे पहला काम है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ये मजदूर संघ किसान है, इसमें तो हमें पता है कि अगर थोड़ी सी मुट्ठी भर अगर ज्वार लिया जाए, ज्वारी जिसे कहते हैं, ज्वारी बाजरी कोई भी धान्य ज्वार, तो वो हम जब बोते हैं, किसान जब बोता है उसे, तो वो थोड़ा सा जो धान है वो कुछ क्विंटल में उसका परिवर्तित होता है। तो ये कब हो सकता है? तो उसे खुद कार्यकर्ता बन के खुद को संगठन में गाड़ लेना पड़ेगा, और तभी वो सब हो सकता है। एक कार्यकर्ता मैं हूं, मैं समाज में से 10 कार्यकर्ता मेरे साथ आते हैं, उन कार्यकर्ताओं को प्रबुद्ध करना, उनको सब समझाना, उनकी डेवलपमेंट करना, उसके बाद वो कार्यकर्ता आगे और समाज से जो अच्छे लोग हैं उनको एक संगठित करेंगे। इस हिसाब से अपना संगठन बढ़ेगा। तो ये तरीका जो है, ये हमारा परंपरागत चलते आया हुआ संघ की रचना ही ऐसी है। डॉक्टर साहब अकेले थे, फिर उन्होंने कुछ छोटे बच्चे साहब के लिए, फिर एक करके उसकी व्यक्तिगत विकास हुआ, फिर उसने ऐसे हजारों, और ऐसे करते करते आप और मैं इस संगठन में प्रवेश कर चुके। कोई ना कोई हमारे घर आया है, कोई ना कोई हमसे मिला है, कोई ना कोई विदाउट एनी रीजन, उसका कुछ स्वार्थ ना होते हुए भी अपने घर आया है, हमसे बातचीत की, गपशप की, हमारे घर चाय पी है उसने, और धीरे 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 हमें पता भी नहीं चला कि हम कब कार्य में आ गए हैं। और ऐसा यहाँ बैठने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ये नहीं हुआ है, हर किसी के साथ ऐसा है, क्योंकि यही रीति है, यही तरीका है। और अभी जिस स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का मूल काम क्या है कि सभी काम होंगे, लेकिन इस सभी कामों की योजना करना
ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसे कहा जाता है, पूरा शब्द मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन उसका जो आखिरी शब्द है योजकस्तत्र दुर्लभा। तो ये योजकस्तत्र दुर्लभा क्या है कि सब मिल जाएंगे आपको, ये काम करने वाला मिल जाएगा, वो काम करने वाला मिल जाएगा, लेकिन इन सभी कामों की योजना करने वाला कार्यकर्ता वो दुर्लभ कार्यकर्ता है। तो हम सबसे अपने संगठन की अपेक्षा क्या है कि हम सब कार्यकर्ता योजना करने वाले कार्यकर्ता बनने चाहिए, क्योंकि ये दुर्लभ कार्यकर्ताओं की श्रेणी में आता है। अब कार्यकर्ता है तो कुछ गुण हमें होने ही चाहिए। गुण में अगर देखा जाए तो संवेदनशीलता, यह मूलभूत गुण है कार्यकर्ताओं में, ये होने चाहिए। संवेदनशील कार्यकर्ता होना चाहिए। अगर हम किसी के पास जाते हैं या अपने आयाम में अपनी टोली में कोई एक सदस्य है और उसकी कुछ समस्याएं चल रही है, उस समस्याओं के बारे में अगर हम संवेदनशील नहीं हैं, समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में अगर हम संवेदनशील नहीं है तो हम कार्यकर्ता नहीं है। संवेदनशीलता यह बहुत प्रमुख गुण है। इसके हजारों लाखों उदाहरण मैंने आपको देने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है। आपके आजू बाजू जो अपने अधिकारी वर्ग है, जो प्रचारक है, उनको आप देखिए। कभी थोड़ी भी समस्या अगर मेरे जिंदगी में, मेरे भविष्य में चल रही है, तो जब प्रचारक आते हैं और हमसे बात करते हैं, या कोई संगठन मंत्री आते हैं या अपने अधिकारी आते हैं, तो काम से शुरुआत नहीं करते। अपने घर में जब आते हैं तो भाभी से मिलेंगे, माता जी से मिलेंगे, पिताजी से मिलेंगे, क्या चल रहा है, तबीयत कैसी है, सब बातें करेंगे और काम की बात सबसे आखिर में करेंगे। वो भी करेंगे या नहीं करेंगे वो सब देखने के बाद सोचेंगे। काम थोड़ा सा कम हुआ तो चलेगा, लेकिन संवेदनशीलता ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये संवेदनशीलता एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण जो कार्यकर्ता में होना चाहिए, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है और हर सत्र में शायद आपने सुना भी होगा, मुझे पता नहीं क्या क्या सत्र हुए, लेकिन ये मूलभूत है। कार्यकर्ता ने प्रवास करना चाहिए। बगैर प्रवास के कोई भी कार्यकर्ता बन ही नहीं सकता। मेरा जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, उस क्षेत्र में मेरा प्रवास होना ही चाहिए। इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। प्रवास अगर होता है कार्यकर्ता तो वही कार्य खड़ा होगा। जो कार्यकर्ता प्रवास नहीं कर सकता वो कार्यकर्ता है ही नहीं, और उस कार्य क्षेत्र का कार्य बढ़ने वाला नहीं है। बैठ के घर में बैठ के या केवल फोन करने से आपका कार्य, अपने क्षेत्र का, अपने आयाम का कार्य बढ़ने वाला नहीं है। इसके बारे में उदाहरण मुझे याद आया। इनमें से जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें पता भी होगा, और जो बाहर के उन्होंने भी शायद ही सुना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। बाबा साहब भिड़े वो एक वकील थे पुणे। तो उन्हें वो जब वकील थे तो पूजनीय श्री गुरु जी ने उनका सब, हम जब जाते हैं तो प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं, जब किसी कार्यकर्ता को मिलना है, क्या करता है क्या नहीं, उसकी कैसी व्यस्तता है, कितना वो सक्षम है, उसकी गुण क्या है, अवगुण क्या है, सब। वैसे ये बाबा साहब भिड़े के बारे में जब पूजनीय गुरु जी को पुणे के कार्यकर्ताओं से समझ में आया तो गुरु जी ने कहा कि चलो हम उनसे मिलने जाते हैं। तो पूजनीय गुरु जी बाबा साहब भिड़े पुणे के बहुत बड़े वकील थे, निष्णात वकील थे, और जब उनका वो ऑफिस का टाइम होता है उस वक्त बाबा पूजनीय श्री गुरु जी गए, बाहर वेटिंग में खड़े बैठे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो शाम का वक्त खत्म हो गया। इतनी सारी गर्दी थी, लोग थे, भीड़ थी, हर एक का कुछ न कुछ कोर्ट कचहरी का काम था, वो चलता रहा, मुलाकात नहीं। दूसरे दिन फिर उसी समय पूजनीय श्री गुरु जी कुछ 1-2 कार्यकर्ताओं के साथ मिलने गए। फिर वेटिंग में खड़े हुए, अंदर चिट्ठी पहुंचाई कि पूजनीय श्री गुरु जी आए हैं, उस वक्त तो बोलो कि गुरु जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरा भी दिन ऐसा ही है, बहुत सारे लोग, इतनी व्यस्तता। संयम क्या होता है ये हम सीख सकते हैं इसके बारे में। तीसरे दिन, और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ये कोई मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता नहीं है,
श्री गुरु जी की बात कर रहा हूँ। तीसरे दिन भी वो सब बैठे तो वकील साहब ने देखा कि अरे कौन आदमी है, इसको पूछा कुछ कोर्ट का काम है तो वो कोर्ट का काम नहीं है और मिलना तो है, तो क्या है, ये सोच के तीसरे दिन उन्होंने अंदर बुलाया। तो गुरुजी ने देखा उनको, बोला ये सब पता है कि कैसे कैसे काम कार्य होता है पुणे में ये वो, और हम चाहते हैं कि आप पुणे महानगर के माननीय संघ चालक के दायित्व आप ले, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा तो उन्होंने सब सुना, बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने एक ऐसी लिस्ट निकाली और पूज्य श्री गुरु जी को दिखाई कि 9 विविध संस्थाओं के किसके अध्यक्ष है, किसके ये सब वो है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये 9 या 10 पुणे के बड़े बड़े संस्थाओं के कार्यकारिणी में हूँ, तो क्या मैं आपको समय दे सकूंगा? तो गुरु जी ने बहुत सुंदर वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 9 काम कर सकता है वही 10वां काम कर सकता है, जो एक भी काम नहीं करता वो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये इस उदाहरण से हम दोनों समझ सकते हैं कार्यकर्ता की। एक तो पूज्य श्री गुरु जी का उदाहरण है संयम का और कार्यकर्ता परखने का, जो हमें आत्मगत करना चाहिए। और दूसरा, उसके बाद बाबा साहब भिड़े जो मैंने प्रवास का बताया था, जब उन्होंने सब समझा और तो उन्होंने दूसरे दिन तो गुरु जी चले गए अपने आगे के प्रवास के लिए। तो वो नगर का हुआ, उनसे मुलाकात ये सब करो, अब जैसे हम जोड़ के देते हैं वैसे वो गुरु जी ने जोड़ के दिया, हम निकले। दूसरे दिन उन्होंने वकील साहब ने उसको बुलाया तो बोले क्या क्या काम है, कितने कितने शाखाएं हैं, कौन से नगर है, कौन से मेरा क्षेत्र कितना है। उन्होंने काम अच्छा लगा। दूसरे दिन से सुबह उसने कहा कि मेरे पास आप 6 बजे आइए, हम शाखा में जाएंगे, प्रवास शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा कि शनिवार और रविवार इन 2 दिन कोर्ट को छुट्टी होती है। शुक्रवार को घर से निकलने के बाद बाबा साहब भिड़े अपनी बैग लेके निकलते। कोर्ट का काम हो गया 5 बजे कि उसके बाद प्रवास, और प्रवास कब खत्म होता था? सोमवार के दिन 10 बजे कोर्ट में। घर नहीं जाते थे वो, शुक्रवार शाम में निकले, मुझे सुबह घर से निकले कोर्ट के लिए, कोर्ट होने के बाद फिर शुक्रवार की शाम किसी कार्यकर्ता का निवास, शनिवार का प्रवास, रविवार का प्रवास, सोमवार को सुबह कोर्ट में जाने के बाद शाम में घर वापस जाए। उन्होंने फिर बाद में नगर में वो पुणे के संगठन प्रांत संगठन के आगे बहुत सारे उदाहरण है हमारे महाराष्ट्र में बाबा साहब के। तो ये कार्यकर्ता की प्रमुख जो गुण है उनमें आता है संवेदनशीलता, संयम, प्रवास। वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन और व्यवसायिक शुचिता भी। हम कार्यकर्ता भी है, हम व्यवसाय भी करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास मजदूर संघ का दायित्व है तो हमारे तरफ देखने की समाज का जो दृष्टिकोण है वह आम लोगों जैसा नहीं है। आप समझे या ना समझे, समाज आपको संघ का कोई अंग समझता है और उस तरीके से आपको देखता है। तो अपने व्यवसाय में अपनी शुचिता उतनी ही होनी चाहिए जैसा हम समूह काम करते हैं या अपने आयाम का क्षेत्र का काम करते हैं। तो व्यवसायिक शुचिता भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अब ये सब कौन करेगा? कौन से स्तर का कार्यकर्ता करेगा ये सब हम जो बात कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है ये हर स्तर का कार्यकर्ता करेगा। केवल अखिल भारतीय स्तर, क्षेत्र स्तर, प्रांत स्तर ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र का, मुझे जिस क्षेत्र का दायित्व है उस हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को ये गुण होने चाहिए, उसने इन गुणों के आधार पर कार्य करना चाहिए। वो कबीर की कुछ दोहे भी है कि उसमें कबीर जी ने कहा है, जो दोहा मुहूर्त में ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताड़ खजूर, बतिकों को छाया नहीं, फल ला गया खजूर। कार्यकर्ता बहुत बड़ा है लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं है, ऐसा कार्यकर्ता कुछ काम का नहीं। जो अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा है, बहुत सामर्थ्यशाली है,
उसके पास आर्थिक संपन्नता भी है या बाकी संपन्नताएं भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका उपयोग नहीं है, तो वो कार्य करता नहीं। हमें क्या नहीं होना चाहिए, कबीर जी बता रहे हैं। उनका दूसरा दोहा भी अच्छा है, चंपक तेरे 3 गुण, रंग, रूप और वास, बस एक ही कमी है तुम्हें, भ्रमण नहीं आवे पास। तो क्या फायदा ऐसे कार्य करने? सब गुण है लेकिन उसमें भ्रमण नहीं आवे, वो कार्य करना जोड़ नहीं सकता कुछ। तो इस हिसाब से हमें समझना चाहिए। तो ये नेतृत्व गुण जो है कार्यकर्ताओं के, ये नेतृत्व गुण हर स्तर पे, हर श्रेणी पे ये होने चाहिए। वो कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? वो शारीरिक दृष्टि भी बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए, उसमें रोज कसरत करनी चाहिए, क्योंकि वो शारीरिक दृष्टिकोण से अगर तंदुरुस्त है तो ही वह काम कर सकेगा। बौद्धिक दृष्टिकोण से भी वो तंदुरुस्त होना चाहिए। उसको वाचन करने की आदत होनी चाहिए, पढ़ने की आदत होनी चाहिए, मनन, चिंतन, निधिध्यासन करने की उसको आदत होनी चाहिए। तो शारीरिक और बौद्धिक इन दोनों दृष्टिकोण से वह कार्यकर्ता तंदुरुस्त होना चाहिए। उस कार्यकर्ता के आर्थिक व्यवहार बहुत ही स्वच्छ और पारदर्शी होने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हर कार्यकर्ता ने अपने मन में लिख के रखना है, क्योंकि उसका आर्थिक व्यवहार अगर गलत होगा तो वो कार्यकर्ता समाज के दृष्टिकोण से वो प्रॉब्लमेटिक हो। तो आर्थिक व्यवहार एकदम स्वच्छ होना चाहिए उस कार्यकर्ता का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कार्यकर्ता स्वयं प्रेरित होना चाहिए। उसको धक्का मारने की जरूरत नहीं है, खुद से उससे काम करना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए मेरे आयाम में क्या मुझे करना है। ये उसकी सोच, उसकी मनन चिंतन से उसको खुद आना चाहिए, वो खुद काम करना चाहिए। मराठी में कहते हैं सान काम्या, जिसका होता है वो केवल जितना काम बताया जाए उतना काम करने वाला। मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये पेन उठा के यहाँ पे रखो तो वो नहीं करेगा, वो सोचेगा। तो वो कार्यकर्ता सान काम्या नहीं होना चाहिए। वो काम साम्या मतलब होना चाहिए। मतलब क्या? उसको काम बताना आना चाहिए। अपने पास 10 लोगों की टोली है, तो किसने क्या करना, आपने ये करना, आपने ये करना, आपने ये करना, उसको वो बताना आना चाहिए। वो उसका गुण उसमें होना चाहिए। और जो हम सबके साथ हमेशा होता है वो हमें भी शुरू करना चाहिए कि अगर कोई छोटा सा भी काम करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसके पीठ पर हाथ रखकर थपथपाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए वाह बहुत अच्छा काम किया है। तो ये प्रशंसा होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को ये श्रेय देना चाहिए, तभी उसको आपसे आत्मीयता प्राप्त होगी। अब कार्यकर्ता है, गलती तो करेगा, बहुत सारी चीजों में गलती होगी। ये जैसा प्रशंसा सबके सामने होनी चाहिए, वैसे अगर उससे कुछ गलती होती है तो अकेले में होने में नहीं चाहिए। जब कोई नहीं है तब बहुत प्यार से उसको बताना चाहिए तुमने ये जो किया है वो इस हिसाब से नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ठीक है हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम इसको सुधारेंगे और अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन ये बात किसी और के सामने नहीं होनी चाहिए, केवल आप और आपका वो कार्यकर्ता। तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए इस हिसाब से, जो उसका कौतुक करना है तो वो सबके सामने करना चाहिए, और उसको डांटना या उसको समझाना जो है वो अकेले में करना चाहिए। इस बात की हमेशा है, क्योंकि हम क्या होता है काम के कभी कभी इतना ज्यादा काम होता है कि हम ये सब भूल जाते हैं, और एकदम से कुछ थोड़ा सा गलत हुआ, काम का टेंशन होता है, बैठक है, ये कार्यक्रम है, आपके वक्त के अधिकारी आने वाले हैं, ऐसा है वैसा, और तुमको समझ में नहीं आता, इतनी गलती कर देते, ये नहीं। अपने अधिकारियों को भी पता है कि हम कार्य करता है, गलती होती है। आप कभी भी बस ये सोचिए कि अपने अधिकारी कुछ हमको बोलेंगे, गलती है तो चुप बैठेंगे, सहन करेंगे और प्यार से कहेंगे ये ऐसा हो सकता है क्या, इस हिसाब से होगा। तो कार्यक्रम की या किसी चीज की परेशानी की वजह से कोई कार्यकर्ता रुकना नहीं चाहिए, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
हम सब जिस तरह के कार्य करते हैं, संगठन कौशल्य जिसे कहा जाता है, उसमें अपना जो आयाम है या अपना जो संगठन है उसको योग्य दिशा, सुकाम जिसे कहते हैं, योग्य दिशा देने वाला कार्य करना होना चाहिए। यह सिचुएशन में क्या करना चाहिए यह समझ में आना चाहिए। हर कोई चीज लिखित स्वरूप नहीं है कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा करना है। 1 + 1 = 2 ये सामाजिक काम में नहीं होता है, संगठन के काम में नहीं होता है। आपको कभी कभी 1 + 1 = 5 भी करना पड़ता है, कभी 10 भी करना पड़ता है, कभी -5 भी करना पड़ता है। तो वो सही दिशा क्या होनी चाहिए यह उस कार्यकर्ता को समझ में आना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है कि अपने जो सहकारी है, सहकर्मी जो है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना विश्वास होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। काम तो होता है लेकिन वो नहीं करेगा, मुझे पता है वो नहीं करेगा, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। मेरा सहकारी है, मेरा सहकर्मी है, मुझे उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। उसने अगर कुछ कहा है तो वो सच कहा होगा, उसने अगर कुछ मजबूरी किया है, मजबूरी है उसको, तो वो भी उसको, वो ऐसा नहीं कहेगा। वो विश्वास जब तक हम उसके ऊपर नहीं रखेंगे तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। और एक बार विश्वास, वैसे तो हम सब करते ही हैं, लेकिन फिर भी ये कार्यकर्ता एक जो बिंदु है, उस बिंदु के ऊपर हमें विचार करना चाहिए और इस हिसाब से मुझमें उसमें क्या क्या मैं कर सकता हूँ, उस हिसाब से हमारी जड़नघड़नियां बढ़नी चाहिए। अब जैसा मैंने कहा आपको कि कुछ गलती कार्यकर्ताओं से होती है, लेकिन अगर कुछ गलती मुझसे होती है तो मुझसे अगर कुछ गलती होती है तो मैं उसके बारे में अत्यंत कठोर होना चाहूंगा। अगर मेरे से कुछ गलती होती है, बहुत कठोरता से निर्णय लेना चाहिए खुद के ऊपर, लेकिन सहकारी से गलती होती है बहुत मृदुता से उसको लेना। तो ये स्वभाव होना चाहिए। अगर कुछ गलती, उसमें भी एक उदाहरण, अभी बाबा साहब ने देखा, एक उदाहरण हो जाए, संघ शिक्षा वर्ग चल रहा था। उस संघ शिक्षा वर्ग में हमें पता है, हम सब ने देखा भी है, शायद हमने से किसी ने किया भी होगा, ये पता नहीं। तो ऐसा प्राथमिक कुछ वर्ग था और बाबा साहब जुड़े, उसमें अधिकारी, सर्वाधिकारी रहे थे। तो उसमें कुछ 2-3 जो बच्चे हैं उनको कुछ वहां पे सूट नहीं हुआ और वो एक दिन वहां से भाग गए। तो ये होता है। तो बाबा साहब सबके सामने तो बैठे और वो विषय किया कि अगर वो पूरा विषय किया उन्होंने, और विषय के बाद उन्होंने उसकी शिक्षा जो है, जो भागे है लड़के, उसकी शिक्षा जो है, यहाँ जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो भागे, उन्होंने खुद के मुंह पे जोर से तमाचा मारा, बहुत जोर से उसकी आवाज, और उन्होंने उसकी शिक्षा खुद को दी। उसके बाद पूरे वर्ग का, मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं कि वर्ग का वातावरण क्या हुआ होगा, आगे का वर्ग किस तरह से संपन्न हुआ होगा। हमारे अभी जो मैं खुद के साथ जो हुआ था मैं बताता हूँ। अभी जो वर्तमान में जो देवगिरी प्राथमिक उपचारक है, वहाँ पे उस वक्त वो उपचारक, तो वो वर्ग में थे, मैं भी वर्ग में था, तो मैं तो शिक्षा रखी था। तो उस वर्ग में कुछ रसोई घर में खाना बनाते वक्त कुछ गलती हुई और कुछ गलत तरीके से कुछ खराब खाना लड़कों को दिया गया। तो तब स्वप्निल जी सामने नाम भी बता सकता हूँ। तो स्वप्निल जी ने कहा कि ये जो गलती है, तो एक तो शिक्षार्थियों को यहाँ पे आए हैं, वर्ग में आए हैं, तो एक थोड़ा भी उनको गलत नहीं जाना चाहिए था, ये खराब अन्न उनको नहीं जाना चाहिए था। तो उन्होंने उस वक्त से 24 घंटे के लिए अन्न पानी दोनों बंद कर दिए। इसकी सजा, ये मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए ये हुआ है, और इसलिए मैं अभी से 24 घंटे पानी भी नहीं। तो उन्होंने अन्न पानी 24 घंटे के लिए। आप सोचिए उसके बाद उस खाने बनाने वाले ने कुछ गलती की होगी क्या पूरे बाकी के दिन? कुछ, किसी को कुछ नहीं कहा। वर्ग में उन्होंने सबको बुलाया, सब बिठाया, सब देखा क्या क्या गलती हुई, क्या क्या नहीं, उन्होंने सब सुना कैसे गलती हुई, और उन्होंने कहा कि इसकी शिक्षा मैं इस हिसाब से
स्वयं के लिए कठोर होना चाहिए, दूसरों के लिए मृदु होना चाहिए। कार्यकर्ता के बहुत सारे अंग होते हैं। एक होता है वो संगठन में काम करता है तो कार्यकर्ता, ये तो हमें पता ही। उसके कुटुंब का भी वो एक सदस्य होता है और वो व्यवसाय में कुछ न कुछ करता है। तो इन सभी जगहों पे उसका सभी चीजें समान होनी चाहिए। सभी के लिए उसको, मतलब यहाँ कार्यकर्ता अच्छा है लेकिन घर में झगड़े होते हैं, घर वालों से नहीं जमती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवसाय में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता कुटुंबों में भी वैसा ही होना चाहिए, संगठन में भी वैसा ही होना चाहिए, उसके व्यवसाय में भी वैसा ही होना चाहिए। हर जगह वो कार्यकर्ता एकदम परफेक्ट कार्यकर्ता होना चाहिए। ये सभी गुण जो बोले हैं हमने संगठन में काम करने की कार्यकर्ता, वो उसके घर में भी होने चाहिए कुटुंब सदस्यों के साथ, वो उसके व्यवसाय में भी होने चाहिए। देखा जाए तो हर एक 10 साल के भीतर कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी आती है। जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता है उन्हें पता है हर 10 साल में नए लोग आते हैं, नए तरीके के स्वभाव होते हैं, नए तरीके से काम होता है। तो ये जो एडाप्टेशन है वो हमें आना चाहिए। उसके बारे में पहले पुराना उदाहरण है, तो उस वक्त सब लोग पैदल आते थे बैठक के लिए, किसी के पास साइकिल थी, तो बाद में फिर 10-20 साल हो गए तो वो हुआ ऐसे कि सभी लोगों के बहुत सारे कार्यकर्ता के पास मोटरसाइकिल आ गई, तो मोटरसाइकिल पे आने लगे, जाने लगे। तो कुछ पुराने कार्यकर्ता, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, ये ऐसा है, अभी कार्यकर्ता आते हैं 2 मिनट बैठक खत्म होने के बाद निकल जाते हैं, इस हिसाब से नहीं होता, मोड़ कर रखते। तो ये जो हर 3-10 साल में जो बदलाव होते हैं कार्यकर्ताओं में, जो नए कार्यकर्ता आते हैं उनके नए स्वभाव होते हैं, उस हिसाब से भी खुद को ढलना चाहिए। इसका भी हमने अपने अंदर ये गुण का भी हमें जिक्र करना चाहिए। अब देखा जाए तो 2 प्रकार के परफॉर्मेंस होते हैं। एक होता है उस कार्यकर्ता या व्यक्ति का परफॉर्मेंस और एक होता है उस संगठन का परफॉर्मेंस। तो व्यक्ति के परफॉर्मेंस को कुछ भी महत्व नहीं है, उसके एक उदाहरण दिया जाता है। एक अच्छा प्रचारक किसे कहा जाता है, बहुत बार ये उदाहरण आपने भी सुना होगा कि कोई प्रचारक एक गांव में जाता है, वहां पे फिर वो सब जगह जाता है, घूमता है, कार्यकर्ता तैयार होते हैं, फिर शाखाएं लगने लगती है, 1, 2, 3, 4 शाखा लगती है, गांव में संघ काम बड़ा आता है, गुरु पूजन का उत्सव होता है, बहुत अच्छी राशि जमा हो जाती है, सब कुछ होता है। और कुछ सालों के बाद वो प्रचारक की वहां से दूसरी जगह बदली हो जाती है, तबादला हो जाता है। प्रचारक गए दूसरी जगह, संघ की शाखाएं कम बढ़ गई, गुरु पूजन उत्सव की राशि भी कम हो गई। तो क्या उस व्यक्ति का व्यक्तिगत परफॉर्मेंस कैसा था? बहुत बढ़िया था, उसमें कोई शंका है ही नहीं। जहां शून्य काम था वहां उसने 4 शाखाएं खड़ी की, सब। लेकिन संगठनात्मक परफॉर्मेंस क्या हुआ? तो 0 ही हो गया। तो हम कैसे पहचाने जाएंगे अच्छे कार्यकर्ता? तो आज मुझ पर जो दायित्व है, कल मेरा संगठन मुझे कहता है कि आप अभी इस दायित्व से हटकर इस दायित्व में जाए, तो आपके पास 10 काम होने चाहिए ऐसे जो आपसे भी अच्छे काम करने वाले हैं, आपसे भी बढ़िया काम करने वाले हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची, ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण, यह हमने करना चाहिए, यह अपेक्षित है कार्यकर्ता से। मुझसे अच्छा मेरा उत्तराधिकारी होना चाहिए, तो ही आपका संगठनात्मक परफॉर्मेंस अच्छा है। नहीं तो आप इस आयाम के प्रमुख है और बहुत अच्छा आपने काम किया, आप निकल गए, आप ठप हो गए, 0 परफॉर्मेंस। इस बात का भी हमने सोचना चाहिए। संगठन में काम करते वक्त हमेशा घड़ी का उदाहरण दिया जाता है कि घड़ी के जो सभी कांटे होते हैं और उसके पीछे जो पहिए होते हैं, तो वो सब पहिए एक दूसरे से 100% कोऑर्डिनेशन में होते हैं। कोई भी एक पहिया दूसरे से 1 मिलीमीटर भी इनकोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वो कोऑर्डिनेट होते हैं। हर पहिया, घंटे का जो पहिया है आवर का, वो बहुत माइन्यूटली होता है, और सेकंड का पहिया बहुत जोर से होता है।
लेकिन वो दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया होता है, तभी वो संगठन में भी ऐसा होना चाहिए। कोई कार्यकर्ता अलग तरीके से काम करेगा, कोई दूसरा कार्यकर्ता दूसरे अलग तरीके से काम करेगा, उसका कुछ वैयक्तिक स्वभाव वैशिष्ट्य होगा, लेकिन इसका तालमेल जो है वो संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो ये तालमेल जमाना ये हमारा काम है, ये कार्यकर्ताओं का काम है। हमें उस संगठन में जैसे दिखाऊ एखादा ब्लॉग होता है वैसा नहीं होना है, केवल है बहुत अच्छे से आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, कुछ काम नहीं। तो ये दिखाऊ माल कुछ काम का नहीं है, उसका भी हमने ध्यान रखना चाहिए। काम कैसे खड़ा होता है? तो सबसे पहले चिंतन होता है, विषय का चिंतन। उस चिंतन में हम जब चिंतन करते हैं एक उसके ऊपर खुलती जाती है और एक एक बात हमें समझ में आने लगती है। तो ये तो हो गया चिंतन। तो चिंतन के बाद क्या होना चाहिए? चिंतन के बाद हमारे टोली से विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। तो ये चर्चा का स्वभाव हमें बनाना चाहिए। मेरा चिंतन हुआ, निर्णय ले लिया, आपने काम करना है, मैंने बता दिया, इस हिसाब से चिंतन होना चाहिए हर कार्यकर्ता का। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं की एक साथ चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से एक मत से निर्णय होना चाहिए। अपने यहाँ पे वोटिंग से निर्णय नहीं होता। 10 कार्यकर्ता है, 7 कार्यकर्ता का 3 कार्यकर्ता नहीं, तुम्हारा कुछ अहमियत नहीं है, हम ऐसा करेंगे। सभी का एक मत होना चाहिए, तो एक मत से निर्णय होना चाहिए। अब निर्णय तो हो गया, ये हमें करना है, तो फिर साथ में बैठ के उसकी विस्तृत योजना करनी है। तो ये योजना करने के बाद एक बार योजना फुलप्रूफ हो गई, परिपूर्ण योजना हो गई, उसके बाद उस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए परिश्रम करना चाहिए। तो परिश्रम एकदम सटीकता से होना चाहिए, क्या क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, और ये सब प्रक्रिया अगर पूरी होती है तो आखिर में सफलता प्राप्त होती है। इसमें से एक भी कड़ी अगर छूट जाती है तो सफलता मिलना संभव नहीं है। तो चिंतन, चर्चा, निर्णय, योजना, परिश्रम और उसके बाद सफलता। तो इस तरह से हमें काम करना चाहिए। इसी सभी रचना में एक अगर बताया जाए तो एक उदाहरण मुझे आता है सामने। तो एक 2 देशों का युद्ध चल रहा था, पुराने जमाने की बात है। तो वो ऐसा कि उसका जो सेनापति था, तो युद्ध करते करते वो अचानक घोड़े के ऊपर से रुक गया, और सेनापति ही रुक जाता है तो बाकी तो बोलने की जरूरत ही नहीं, पूरा सैन्य रुक जाता है और वो अल्टीमेटली युद्ध में हार जाते हैं। तो फिर हार की जब होता है ये हार क्यों हुआ है, क्यों हम हार गए, तो जब वो चर्चा कर रहे तो सेनापति जी रुक गए। तो सेनापति क्यों रुका? सेनापति इसलिए रुका क्योंकि उसका घोड़ा रुक गया। और घोड़ा क्यों रुक गया? घोड़ा इसलिए रुक गया क्योंकि उस घोड़े की जो नाल होती है, उसके पैरों में जो लोखंड का होता है, हिंदी में पता नहीं, मराठी में उसे नाल कहते हैं। तो वो घोड़े के पैर के जो लोखंड का जो होता है तो वो तो वो निकल गया। अब वो क्यों निकल गया? वो निकलने से घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। वो क्यों? उस देश के जो लोहा था उसने वो ना अच्छी तरह से उस घोड़े के पैर में बिठाई नहीं। तो केवल एक लोहार ने उसका कीला मारने का एक छोटा सा काम गलत तरीके से या उस परिपूर्णता से उसने नहीं किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ है? तो वो पूरा देश युद्ध में हार गया। इसलिए हर कार्यकर्ता का काम जो होता है वो छोटा या बड़ा ऐसा नहीं होता। मुझे जो दायित्व मेरे संगठन ने दिया है वो दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उस दायित्व का निर्वहन मैं परिपूर्णता से कैसे कर सकता हूं, इसके बारे में मेरा चिंतन मनन और मेरी कार्य प्रणाली होनी चाहिए। इसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिन चीजों से हमें बचना चाहिए, वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो है अहंकार।
कार्यकर्ताओं को अहंकार, ये वैसे अहंकार तो सर्वस्व नाश का कारण ही है, लेकिन ये इतने धीरे से अंदर आ जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये अहंकार ने प्रवेश कब कर लिया है। यहाँ पे आ गया, मैं, मेरा संस्कार हो गया, अहंकार का मुझे वक्ता कहा, अहंकार हर किस चीज में अहंकार आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, इतने सूक्ष्म रूप से वो अहंकार आता है। तो कार्यकर्ता ने हमेशा, वैसे मैंने शुरुआत से ही हमें बात की कि आत्म परीक्षण, तो मुझे अहंकार तो नहीं आ रहा, इसका आत्म परीक्षण करना चाहिए। और ये अहंकार से क्या होता है, तो आत्मीयता नष्ट होती है। तो हमने अपने टोली सदस्य से या बाकी कार्यकर्ताओं से जैसे ही अपनी आत्मीयता बढ़ने लगती है, अहंकार अपने आप कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अहंकार का उत्तर क्या है, तो आत्मीयता है। दूसरी अभी फिलहाल सुखासीनता कार्यकर्ता में बड़ी है, इसके तो बहुत सारे उदाहरण। जब कार्यकर्ता सुखासीन हो जाता है तो कार्य का नाश अटल है। तो परिश्रम की आदत वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो कार्यकर्ता में सुखासीनता ना आए, इसलिए कार्यकर्ता हमेशा परिश्रमरत रहना चाहिए, उसे परिश्रम की आदत होनी चाहिए। दूसरी बात है, जब बहुत अच्छा सब चल रहा होता है तो सावधानता हट जाती है, बेसावध हो जाता है, हिंदी में क्या कहता है उसका, तो वो कार्यकर्ता की सावधानता नहीं रहती है। तो ये भी बहुत बड़ा धोखा है कार्यकर्ता के जीवन। तो उसके लिए उसने क्या करना चाहिए, तो हमेशा सजग होना चाहिए। समाज में क्या चल रहा है उसको भी पता होना चाहिए, क्या नैरेटिव चल रहे हैं, विमर्श क्या चल रहा है उसे पता होना चाहिए। मेरे क्षेत्र में, मेरे संगठन में बाहर के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उसे पता होना चाहिए। तो हमेशा कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, तो सजग होना चाहिए। एक अंग्रेजी में एक कहावत है जिसे कहकर मैं ये समाप्त करता हूं कि जैसे कहा जाता है कि यू मोर स्वेट इन पीस टाइम देन you will lose blood in war. जब हम अनुकूल परिस्थिति में हैं तो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। लगता है कि अब सब अनुकूल है, अच्छा है, सरकार आया है, अपने लिए कुछ हो सकता है, कुछ ये सब चीजें अनुकूल है अपने लिए। तो यही सही समय है जब हमने बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, बहुत ज्यादा कष्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा अपना पसीना बहाना चाहिए, क्योंकि यही पसीना जब विपरीत समय आएगा तब हमारा खून बचाएगा, तब हमें खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस अनुकूलता के समय में हमने अपना पसीना बहाया। मुझे लगता है कि इस उपलक्ष्य में इतना कहना पर्याप्त है।